हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी यूपीएससी। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन पे कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं और हिंदी में इसे हम किस नाम से जानते हैं, संविधान के नाम से जानते हैं, जो किसी भी देश की व्यवस्था चलाने के लिए ये रूल बुक बनाई जाती है। तो आज हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, इसको पूरा डिफाइन करेंगे और एक एक जो वर्ड है, कीवर्ड, ताकि आपके जो आंसर है वो एकदम क्या हो, सुव्यवस्थित या फिर सिस्टमेटिक लगे। जैसे कि इसमें ही क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये रहने वाला है पॉलिटी में, जो किसी भी एग्ज़ाम चाहे एसएससी हो या यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस, इसके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो आपको भी पता है कि जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही सिंपल दिखता है। जैसे व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा या पॉलिटी में भी अपनी एनसीईआरटी की पढ़ी होगी। लेकिन जब इसको डिफ़ाइन करने की बारी आती है तो हम इसको सही से डिफ़ाइन नहीं कर पाते। तब हमारे पास जो वर्ड्स लिमिट होती है, और वर्ड्स लिमिट बहुत ही कम होती है, लिमिटेड होती है जो वर्ड्स जो यूज़ करते हैं हम, और जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो भी हमारे सही नहीं होते। तो इसलिए हम इसको पूरा गहराई से समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, और जो उसमें वर्ड होंगे, कीवर्ड, वो बहुत ही एकदम डीपली बताएंगे ताकि आपको याद रखने में हेल्प हो और जो आपके आंसर राइटिंग है उसमें भी अलग तरीके से झलके। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके आंसर भी लिखते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल and organic law of a nation। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ अ नेशन, किसी भी देश का बेसिक या फंडामेंटल या ऑर्गेनिक लॉ है या ऑर्गेनिक नियम होता है। तो हम देखेंगे कि फंडामेंटल और ऑर्गेनिक से हमारे यहाँ पे क्या मतलब है। इसको हम अब ब्रेक करते हैं। तो फंडामेंटल मतलब जो सबसे पहले आता हो, विच कम फर्स्ट। फंडामेंटल मीन्स विच कम फर्स्ट, किसी भी कंट्री में जो सबसे पहले आता हो। तो हमारे लीगल सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है, कि कौन सबसे सर्वोच्च है, कौन सबसे हाईएस्ट है, वो है हमारा संविधान, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए इसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल। आई होप समझ में आया हो। जो सबसे बेसिक है, जो सबसे पहले आए, जो किसी भी अगर कस्टम या लॉ को अगर बनाना है हमारे देश में तो किससे अलाइन होना चाहिए, किस में उसके जो रूपरेखा है वो किसके अनुरूप होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप होना चाहिए, तभी वो हमारे देश में नियम कानून का दर्जा ले पाएगा। तो इसमें ये बताया गया है। अब आगे देखते हैं ऑर्गेनिक लॉ ऑफ ए नेशन। ऑर्गेनिक क्यों कहा गया? ऑर्गेनिक मीन्स जिसमें जीवन की संभावना हो, मतलब वो लिविंग थिंग की तरह हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग थिंग का दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंजेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बदलाव कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे आर्टिकल 368 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधित या फिर अमेंड करने का प्रावधान दिया गया है। अमेंडमेंट का प्रावधान दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसके जरिए कर सकते हैं? आर्टिकल 368 के जरिए हम किसी भी संविधान या किसी भी नियम कानून में चेंजेस या किसी फंडामेंटल राइट्स में अगर हमें बदलाव करने हैं, डीपीएसपी में हमारे बदलाव करना है या किसी भी कानून में बदलाव करना है, तो इसके जरिए कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है वो कैसा है? वो चेंजेबल है, वो समय के साथ बदल सकता है, ज़रूरत के साथ या सोसाइटी की नीड के साथ हम चेंज कर सकते हैं। इसलिए इसका नेचर कैसा है? ऑर्गेनिक है। आई होप समझ में आया यहाँ तक। तो इतना लिखिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं।
पहला पॉइंट क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ ए नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फंडामेंटल और ऑर्गेनिक लॉ होता है किसी भी देश का। इसके बाद यहाँ तक लिख लिया था हमने ऑर्गेनिक लॉ ऑफ ए नेशन। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, डेट establishes the conception characters and organization of the गवर्नमेंट। तो कीवर्ड क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ ए नेशन है, किसी भी देश का फंडामेंटल और ऑर्गेनिक नियम है। उसके बाद जो क्या स्टैब्लिश करता है, क्या स्थापित करता है, कंसेप्शन। कंसेप्शन मीन्स कंसीविंग, मीन्स क्रिएटिंग समथिंग। जैसे हमें किसी बॉडी को बनाना है, जैसे नीति आयोग या कोई सी भी बॉडी, CBC, CBI, लोकपाल। अगर हमें किसी संस्था की ज़रूरत है तो उसको हम किसके ज़रिए बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए बना सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें जैसे हमारी सरकार, गवर्नमेंट कैसे बनेगी ये भी बताया गया है, और किस तरीके से बनी गई, हाउ। तो ये सब किस में बताया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया गया। तो हमने कंसेप्शन को, जो कीवर्ड है, उसको भी हमने किस में रखा, अपने डेफिनेशन में रखा, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आई होप समझ में आया हो। कंसेप्शन का मतलब डेट स्टेब्लिश द कंसेप्शन, मतलब जो क्रिएट कर सके। और जो कैसे क्रिएट करेंगे, ये सारी प्रक्रिया, प्रोसेस किस में निहित है, किस में दिया गया है, ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद कैरेक्टर। कैरेक्टर कैसा होगा सोसाइटी का, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा या रिलीजियस होगा, ये सब किस में बताया गया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया गया है। इसके बाद एंड द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हमारी जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सेपरेट होगी। ये कहाँ पर है, ये हमारे जो USA हैं उसका एग्जाम्पल है ये। और ये हमारे इंडिया का है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ऊपर पार्लियामेंट। तो ये हमारे कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। तो किसको अपनाएगी हमारे इंडिया, ये सब हमारे किस में लिखा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही सबका जिक्र है। किस तरह सरकार बनेगी, कौन सी संगठन का निर्माण होगा, कौन सी बॉडी का निर्माण होगा, ये सब किस में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद एज वेल एज determines the extent of sovereign power, as well as determines the extent of sovereign power of the government। अभी यहाँ तक रखते हैं, इसको समझते हैं। इसके बाद क्या बताएगा ये, एक्सटेंट ऑफ सॉवरेन पावर ऑफ द गवर्नमेंट, की जो सरकार की शक्तियाँ हैं वो कैसे उसको अपने यूज़ में लाएगी। ऐसे नहीं कि किसी को भी मनमाने तरीके से अरेस्ट कर ले, कोई भी स्टेट है। ये सारी प्रक्रिया किस में दी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी किस में, आर्टिकल 22 में का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर किसी को अरेस्ट करना है तो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के तहत अरेस्ट किया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया, ये नहीं कि किसी को भी मनमाने तरीके से अरेस्ट किया जा सकता है। तो अगर किसी को जो सरकार की शक्तियाँ हैं वो किसके दायरे में होनी चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में रह के या कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में उनको कार्य करना है।
उनके उस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहना है। किसको? गवर्नमेंट के। तो यही बताया गया है कि जो सरकार की शक्तियाँ हैं या लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव की शक्तियाँ हैं, ये किस इनके बारे में किस में बताया गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया गया है। तो इसको भी हम अपने डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि ये भी बताती है कि सरकार की क्या क्या शक्तियाँ हैं, उनको किस तरीके से उनका यूज़ करेगी और कौन सी प्रक्रिया है, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है। अब देख लेते हैं इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ rule book of a country and all other laws and customs in order to be valid shall have to conform to the Constitution of India. तो इसको भी हम डेफिनेशन में रखते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि अब हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ ए नेशन डेट एस्टैब्लिश कंसेप्शन कैरेक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ सॉवरेन पावर ऑफ द गवर्नमेंट। हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल है, सबसे पहले आता है, और ऑर्गेनिक है, इट कैन बी चेंज, अमेंड हो सकता है। कंसेप्शन, ये कोई भी बॉडी क्रिएट कर सकता है। और कैरेक्टर्स, सोसाइटी का कैरेक्टर कैसा होगा, ये सब कि पूंजीवाद होगा या साम्राज्यवाद या साम्यवाद जिसको हम कहते हैं, कम्युनलिज्म होगा, सॉरी कम्युनिस्ट होगा या फिर सोशलिस्ट या फिर कैपिटलिस्ट। तो ये सब किसमें बताया, किसके जरिए हमें पता चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए पता चलता है। अब इसमें देख लेते हैं। अब हम छोटे रूप में हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रूल बुक है, नियम की किताब है, नियमों की किताब है, जिससे किसी देश की अर्थव्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जा सकता है सुचारू रूप से। तो यही बताया गया कि रूल बुक ऑफ ए कंट्री किसी देश की नियमों की किताब होती है, एंड जो भी अलग अलग, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर जो भी लॉज पाए जाते हैं, नियम कानून पाए जाते हैं। और ये क्या है? कस्टम्स हैं। कस्टम्स मीन्स जो समाज में प्रचलित होता है, जैसे डाउरी हो गया, जो पहले सती प्रथा थी, चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये सब। अगर किसी भी कस्टम को क्या रहना है? वैलिड रहना है सोसाइटी में, देश में, तो इस कस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलाइन होना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में ढलना होगा। अगर कोई भी कस्टम्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है, संविधान का क्या कर रहा है? वायलेशन कर रहा है, इसके विरोध में जा रहा है, तो ये कस्टम क्या होगा? वैलिड नहीं होगा। जैसे डोरी, दहेज, ये सब क्या है? सामाजिक जो नियम है, व्यवस्था है, उसके खिलाफ थी। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल 21 का भी वायलेशन कर रहे थे, इसलिए इसको हटा दिया गया। सती प्रथा, ये सब आपको पता ही है। चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो 18 वर्ष से कम उम्र की शादी होती थी, उसको भी कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के को वायलेट कर रही थी, उसके विरोध में जा रही थी। तो आई होप समझ में आया हो कि अगर किसी भी नियम कानून को या कस्टम को या कोई भी रूल है या कोई भी चार्टर है, इसको अगर वैलिड रहना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही काम करना होगा, उसके बाहर नहीं कर सकती। तो यही बताया गया इसमें। तो इसको भी लिख सकते हैं हम अपने
डेफिनेशन में। तो अब हम एक साथ लिख लेते हैं अपनी डेफिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक मीन्स चेंजेबल, अमेंडेबल है। फंडामेंटल मीन्स बेसिक है, ये सबसे पहले आता है। ऑर्गेनिक लॉ ऑफ अ नेशन that establishes the conception मीन्स कोई भी नई चीज हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे बॉडी, नीति आयोग, सीबीआई, सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये सब हम क्रिएट कर रहे हैं। कंसेप्शन, कैरेक्टर्स, सोसाइटी का कैरेक्टर कैसा होगा, कैपिटलिस्ट होगा, सोशलिस्ट होगा, कम्युनिस्ट होगा, ये सब कौन बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा हमारा। ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था अगर बनाई जा रही है तो किसके जरिए बनाई जाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रहते हुए बनाई जाएगी और समाज के इंटरेस्ट को देखते हुए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बाद एज वेल एज determines the extent of sovereign power of the government and the manner in which, ये लाइन पहले रह गई थी, in which this power to be exercised। तो यही बताएगा कि सरकार कार्य तो करेगी, लेकिन किसके अंतर्गत रहते हुए करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए करेगी। और किस प्रक्रिया, जो गवर्नमेंट है वो अपने कार्य को कौन सी प्रक्रिया के तहत करेगी? जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसके अंतर्गत रहते हुए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उस कानून को, उस एक्शन को। तो यही बताया गया है, इन विच दिस पावर टू बी एक्सरसाइज, इन द मैनर इन विच दिस पावर टू बी एक्सरसाइज। इन शॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रूल बुक ऑफ ए कंट्री है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक, नियम कानून है किसी देश की, ऑफ अ कंट्री, एंड ऑल अदर लॉज, जो भी नियम है, लॉज, कस्टम्स, समाज में प्रचलित प्रथाएं हैं, इन ऑर्डर टू बी वैलिड, अगर उनको वैलिड रहना है, इन ऑर्डर टू बी वैलिड, किनको? नियम कानून और जो भी प्रथाएं, टू बी वैलिड, shall have to conform to the Constitution of India। तो किसके अनुरूप होना होगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप होना पड़ा। तो यही हमारी डेफिनेशन है। यहाँ से यहाँ तक आई होप आपको समझ में आई होगी। तो आप इसको लिख भी सकते हैं और ये आपके जो आंसर राइटिंग है उसको बहुत ही एक सिस्टमेटिक रूप देगा, जो अलग से ही आपके आंसर और या फिर मार्क्स है जो उसको बढ़ाने में हेल्प भी करेगा। तो इसके बाद हम इफ वी हैव टाइम, तो इसके बाद हम एक और टॉपिक देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे, उसको स्पेशल लीगल सेंटिटी का दर्जा क्यों दिया गया है? स्पेशल लीगल सेंटिटी, जैसे हमारी कुरान है या बाइबल है
और हिंदू में वेदास है। इनको एक पवित्र पुस्तक का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है, होली बुक का दर्जा दिया गया है। वैसे ही हमारे एक लीगल सिस्टम में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे लीगल सिस्टम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको सबसे पवित्र पुस्तक का दर्जा दिया गया है। कोई भी अलग अन्य पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है। ऐसा क्यों है? तो इसका भी एक कारण है कि जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे किन के लोगों के द्वारा बनाया गया था, हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया था, जो थे संविधान सभा के प्रतिनिधि या मेंबर आप कह सकते हैं। उनको हमने ही चुना था, तो वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि वो जो संविधान है हमारा, वो हमारे द्वारा ही बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। कॉन्स्टिट्यूशन को एक पवित्र पुस्तक का दर्जा क्यों दिया गया? हमारे लीगल सिस्टम में, हमारे जो नियम कानून की व्यवस्था है उसमें सैंक्टिटी, सिंस इट्स derives since it derives its power and authority from people directly। क्यों पवित्र पुस्तक का दर्जा क्यों दिया है? क्योंकि वो शक्ति है जो संविधान को दी गई है, वो कहाँ से मिलता है उन्हें? वो लोगों के द्वारा मिलता है, क्योंकि लोगों ने ही उनको बनाया है। लोगों ने ही अपने जो सोसाइटी है उसके अनुरूप उसको ढाला है। तो इसीलिए इसको किसका दर्जा दिया गया? स्पेशल लीगल सैंक्टिटी का। लीगल सिस्टम में सब इससे ऊपर कोई भी पुस्तक नहीं है। और ये हमें कहाँ से पता चलता है कि पीपल से ही मिलती है डायरेक्टली? तो हमारे प्रियम्बल में भी लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये एविडेंट कहाँ है, उसको भी लिख लेते हैं आगे। एज एविडेंट फ्रॉम द प्रियम्बल। प्रियम्बल में बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी शक्ति कहाँ से लेती है? लोगों से लेती है। कौन से लोगों से? इंडिया के लोगों से, इंडिया के नागरिकों से। तो जब हम प्रियम्बल कवर करेंगे तो हम उसको पूरा गहराई से समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं और इसको स्पेशल लीगल सैंक्टिटी का दर्जा क्यों दिया गया। तो कोई भी डाउट हो तो यू कैन रीज इन कमेंट सेक्शन, और किसी भी टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।